स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और आज की ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियां, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो इस चैप्टर से दोस्तों 8 मार्क्स के 8 नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर बनते हैं वो सभी हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले एमसीक्यूज क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट प्रश्न की। तो एक ही प्रश्न को अलग अलग प्रश्न बना के पूछा जा सकता है। किस तरह से? नॉर्मल प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाएगा, मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए, सिंपल सा प्रश्न। इसी को घुमा के पूछ लिया जाता है, आप यह किस प्रकार से कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, आप यह किन साक्ष्यों के द्वारा कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 प्रश्न बने हैं, ठीक है, इन्हीं प्रश्नों का आंसर किस तरह से लिखना है। उन आंसर में से कुछ और प्रश्न बन सकते हैं, जैसे ये पहला है, सड़कों और गलियों की विशेषताओं का वर्णन, गृह स्थापत्य कला शैली का वर्णन, दुर्ग की विशेषताएं, विशाल स्नानागार की विशेषताएं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ और प्रश्न भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदड़ो से संबंधित कुछ थोड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक मुख्य क्षेत्र माना जाता था। इसे सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला भी कहा गया है। ठीक है, और यह दुनिया का सबसे पुराना और नियोजित उत्कृष्ट शहर भी माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है वो राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जनरल जॉन मार्शल के द्वारा इसकी खुदाई का कार्य शुरू हुआ था। और खुदाई के दौरान यहाँ पे बड़ी मात्रा में इमारतें, धातुएं, मूर्तियाँ और मोहरें आदि मृदभांड वगैरह वस्तुएं जो है वो मिली हैं। इसी के आधार पे हम यह कह सकते हैं, मतलब अभी हम जानेंगे कि हम किस प्रकार से मोहनजोदड़ो को एक नगरीय सभ्यता कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। सबसे पहला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की बस्तियाँ। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों को 2 भागों में बांटा गया था, एक है दुर्ग और एक है निचला शहर। ठीक है, तो दुर्ग जो है वो है कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना हुआ था, जिसको दीवार से घेरा गया था। और दुर्ग पर जो बनी संरचनाएं थी उनका प्रयोग संभवतः ऐसा माना जाता है कि सार्वजनिक प्रयोग के लिए किया जाता था। और इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि दुर्ग में शायद राजा रहा करते होंगे, जहाँ से वह अपना शासन चलाते होंगे, क्योंकि ये जो चबूतरे थे ये एक तरह से एक मंच का कार्य करते थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों में पहला पॉइंट हुआ दुर्ग। दूसरा है निचला शहर। ठीक है, तो निचला शहर जो है इसमें पहला पॉइंट है, निचले शहर का निर्माण दुर्ग से अलग किया जाता था, और निचला शहर दुर्ग के मुकाबले में काफ़ी बड़ा भी होता था। निचले शहर को चारों ओर से दीवार से घेरा जाता था, और निचला ये जो शहर है वो आवासीय भवनों के उदाहरण को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो दुर्ग और निचले शहर की ये विशेषताएं थी। बात करते हैं दोस्तों दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की विशेषता। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो सड़कें और गलियां थीं उनका निर्माण लगभग एक ही पद्धति में किया गया था, जिसे कहा जाता है ग्रिड पद्धति। इस ग्रिड पद्धति के अकॉर्डिंग जो नालियां पाई गई हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, यहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी वो काफ़ी अनूठी थी। कैसे? कि घरों का जो गंदा पानी होता था उस गंदे पानी को जो घर की नाली होती थी उस नाली से सड़कों की नाली तक लाने के लिए एक नाली बनाई जाती थी। यानी सिंपल सी बात है, घर के गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए एक घर में एक नाली बनाई जाती थी जो कि सड़क की नाली से जुड़ी हुई होती थी। ठीक है, और सड़कों के साथ साथ नालियों का निर्माण कराया गया था। सड़कों और गलियों के आसपास ही आवासों को बनाया गया था, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि ये जहाँ पे ये जो सभ्यता थी वो एक नियोजित सभ्यता थी। ठीक है, नालियों को ईंटों से ढका जाता था ताकि इसमें कूड़ा करकट इससे बचाया जा सके और ये गंदी ना हो और पानी का बहाव चलता रहे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कों और गलियों की ये विशेषता थी। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, हड़प्पा सभ्यता की गृह स्थापत्य कला। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो घर पाए गए हैं उनकी स्थापत्य कला कैसी थी उसके बारे में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार, शौचालय, रसोई घर, शयन कक्ष आदि के अतिरिक्त
अन्य कमरे भी मिले हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो गृह स्थापत्य कला शैली है उसके अकॉर्डिंग जो हड़प्पा सभ्यता में घर पाए गए हैं उनमें शौचालय, स्नानागार, रसोई घर, शयन कक्ष आदि और अन्य कमरे भी मिले हैं। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है कि जो घर पाए गए हैं, घर में आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण किया गया था। यानी कि आंगन के चारों तरफ कमरों का निर्माण किया गया था और इस आंगन का उपयोग खाना पकाने के लिए एवं अन्य घरेलू कार्यों को करने के लिए किया जाता था। हर घर में पकी ईंटों का बना हुआ एक स्नानागार जरूर होता था और हर एक घर के अंदर कुएं का निर्माण किया जाता था, जिसका एक राहगीर भी इस्तेमाल कर सकता था और एक घर के अंदर रहने वाला व्यक्ति भी। ठीक है। पानी की निकासी के लिए हर घर में नालियों का प्रबंध किया गया था और जो निचले कमरे होते थे, यानी कि जैसे 1-2 मंजिल होता है ना, तो जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसके जो कमरे होते थे उनमें खिड़कियां नहीं होती थी और दरवाज़ा जो था वो सीधा आंगन की तरफ खुलता था, जिसकी वजह से कोई भी अंदर जो कार्य चल रहा होता था उसको जल्दी से नहीं देख पाता था। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट बचता है कि स्नानागार जो था वो नालियां और गलियों को जोड़ता था। यानी कि स्नानागार जो था वो बाहर गलियों के नालियों से जुड़ी होती थी और कई घरों में सीढ़ियाँ भी मिली हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वहाँ के जो मकान थे वो 2 मंजिल मकान भी होते थे। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की गृह स्थापत्य कला शैली में आप ये सभी पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला है स्नानागार की विशेषताएं। यानी कि अब हम बात करेंगे स्नानागार की विशेषताओं के बारे में, जो कि दुर्ग की एक बहुत बड़ी संरचना है। ठीक है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय होता था। यानी कि घरों में ये पाया गया था जो कि विशाल होता था। ठीक है। जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ होता था। जलाशय के तल तक जाने के लिए, यानी कि जलाशय के अंदर में सतह तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी हुई होती थी। ठीक है। जलाशय के किनारों पर ईंट को जमाकर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग कर इसे जलबद्ध किया जाता था। यानी कि जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमाया जाता था। इससे क्या होता था, पानी जल्दी गंदा नहीं होता था और जिप्सम के गारे के द्वारा ईंटों को लगाकर इसमें जल भरा जाता था। ठीक है। इसके 3 ओर कक्ष बने हुए थे। मतलब इसके 3 ओर जो थे, 3 साइड कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक था बड़ा कुआं बना हुआ था। ठीक है। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बहा जाता था। यानी जलाशय का जो पानी था, स्नानागार का जो पानी था, वो नालियों के माध्यम से एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली थी जो दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानागार थे। यानी कि जो बड़ा स्नानागार पाया गया है, इस स्नानागार के और मतलब इस स्नानागार के आसपास एक गली भी थी। ठीक है। जहाँ पे छोटी संरचनाएं पाई गई हैं, तो इन संरचनाओं को ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर 8 स्नानागार बनाए गए थे। ठीक है। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। ठीक है। तो ये थी स्नानागार की विशेषताएं। तो आई होप जो आपका पहला प्रश्न था मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या फिर हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और क्या क्या पॉइंट लिखने हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप जो प्रश्न फर्स्ट है वो आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं इस चैप्टर के दूसरे और 8 मार्क्स के सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न की। दोस्तों दूसरा प्रश्न है इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट, देखिए क्या है। पुरातत्व विभाग के द्वारा इतिहास के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए एवं इस दौरान उन्हें किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था उनका भी वर्णन कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब है, चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद, ये विधि लिखा है यहाँ पे होना चाहिए, पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। ठीक है। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि विद्वानों के पास हड़प्पा में जो लिपि पाई गई है उसको पढ़ने में असफलता रही है। तो ऐसे में पुरातत्वविदों के लिए कुछ पुरावस्तुएं ही हड़प्पा संस्कृति के पुनर्निर्माण में जरूरी हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, धातु, मिट्टी और पत्थर हो गए एवं आदि जो घरेलू वस्तुएं हैं। इन्हीं के आधार पर हम हड़प्पा की संस्कृति के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसके अतीत के बारे में निर्माण करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो जो इतिहासकार होते हैं, जो ये वस्तुएं पाई जाती हैं उनका वर्गीकरण करते हैं। यानी कि जो ये खोज करते हैं
पहले तो उनका वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हुआ, खोजों का वर्गीकरण। अब इस वर्गीकरण के दो आधार होते हैं, एक है सामान्य सिद्धांत, यानी कि जो उन्हें वस्तु पाई गई है वो ये देखते थे कि इसमें जो पदार्थ योग प्रयुक्त किया गया है वो कैसा है, क्या यह मिट्टी का बना है, पत्थर का बना है, धातु का या हाथी दांत का है। ठीक है, यानी कि सामान्य सिद्धांत के अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते थे, जो भी प्रावस्तु इन्हें मिलती थी ये पहले देखते कि ये पत्थर की है, मिट्टी की है, धातु की है या हाथी दांत की है, तब उसके बाद में इसका वर्गीकरण करते थे। ठीक है, और दूसरा वर्गीकरण फिर आता है इनका उपयोगिता के आधार पे, यानी कि पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता था कि कोई पुरावस्तु एक औजार है या एक आभूषण है या फिर दोनों अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की वस्तु है। यानी कि वो ये देखते थे जो ये वस्तु हमें मिली है, क्या ये वस्तु एक औजार तो नहीं रही होगी उस समय में, या फिर एक आभूषण रहा होगा। हाँ, हो सकता है शायद ये एक अनुष्ठान प्रयोग में की हुई वस्तु भी रही हो। ठीक है, तो खोजों का वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं, सामान्य सिद्धांत और उपयोगिता के आधार पे। तो उपयोगिता के आधार पे अभी 2 पॉइंट और बचते हैं। पहला है किसी वस्तु की उपयोगिता को समझकर अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती थी। जैसे, यानी कि इस पॉइंट का मतलब ये है, जो पुरातत्वविद थे वो उस समय की वस्तुओं को इस समय की वस्तु के साथ में सामान्य उनको मिलाकर देखते थे कि क्या ये जो मन के चक्कियाँ, पत्थर तथा ये जो पात्र पाए गए हैं इनका उपयोग आज के समय में होता है या नहीं होता है। ठीक है, और संदर्भ का परीक्षण, यानी कि संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से ये पता करते थे क्या ये वस्तु कहाँ पे मिली है, यानी कि ये वस्तु घर में मिली है, ठीक है, या नाली में मिली है, कब्र में मिली है, भट्टी में मिली है। घर में मिली है तो घरेलू उपयोग के लिए होगी, नाली में मिली है तो नाली के सफाई के, नाली के निर्माण के लिए होगी। ठीक है, कब्र में मिली है तो शायद ये मतलब ऐसा होता था कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ये उनके लिए होगी। ठीक है, या फिर भट्टी में मिली है। तो इस तरह से जो इतिहासकार थे वो पहले अपनी खोजों का वर्गीकरण करते थे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आई होप समझ में आया होगा। तीसरा है अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा, यानी कि जब वो सामान्य सिद्धांत के अकॉर्डिंग उपयोगिता के आधार पर भी वस्तु का पता नहीं लगा पाते थे, फिर वो अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेते थे। जैसे कभी कभी जो पुरातत्वविद होते थे उन्हें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता था। जैसे उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले, यानी कि कुछ जो हड़प्पा स्थल हैं वहाँ से इतिहासकारों को जो कपास के टुकड़े हैं वो मिले हैं, लेकिन पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण, इन पर निर्भर रहना पड़ता है। यानी कि कपास के टुकड़े तो मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में, लेकिन उसके पहनावे के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो हम जो मोहरें होती हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, उनमें जो चित्रण होता है उसी के माध्यम से जो वस्तु मिलती हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो इतिहासकार अतीत के निर्माण के लिए, इतिहास के निर्माण के लिए पहले जो खोज वो करते हैं उसका वर्गीकरण करते हैं। पहला सामान्य सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, वस्तु की क्या उपयोगिता है उसके आधार पर, फिर अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेकर। अब आता है दूसरा पॉइंट। अब यहाँ पे आएंगी मुख्य समस्याएं। ठीक है, तो पुरातात्विक व्याख्याएं की समस्याएं क्या हैं। सबसे पहली समस्या आई थी धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयास में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो पहला पॉइंट है धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयास में जो समस्याएं इन्हें आई थी वो देखिए। पहली है, जो आरंभिक पुरातत्वविद थे उन्हें जो वस्तुएं मिली थी वो एक तो असामान्य और अपरिचित लगती थी। तो वो ये करते थे कि अगर ये वस्तु असामान्य लग रही है, अपरिचित लग रही है, तो वो इसे धार्मिक प्रथाओं से जोड़ देते थे। अब क्या क्या वो वस्तुएं थी उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला तो था, इनमें सबसे पहले थी आभूषण से लदी एक नारी की मूर्ति मिली है, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे शामिल हैं। इन्हें मातृ देवी की संज्ञा दी गई थी। यानी कि जो इतिहासकार हैं उन्हें जो मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि एक नारी की मूर्ति मिली हुई है जिसको आभूषण से लदा गया था। ठीक है, उसके शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन, यानी कि एक तरह से मेकअप कह लीजिए, वो किया गया था। तो इसे मातृ देवी की उन्होंने संज्ञा दे दी। ठीक है, पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां पाई गई, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार से वर्गीकृत किया गया था। यानी कि पुरुष की एक मूर्ति पाई गई है, तो हड़प्पा सभ्यता में पहले जो एक पुरुष की मूर्ति पाई गई थी उसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, फिर अनुष्ठानिक महत्व, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा, जो ये विशाल स्नानागार पाए गए हैं, ठीक है,
तो ये विशाल स्नानागार जो थे उस समय ऐसा माना जाता था अनुष्ठान के लिए उपयोग किए जाते होंगे। तो वैसे ही कालीबंगन और लोथल से जो वेदियाँ मिली हैं वो भी शायद अनुष्ठान के लिए प्रयोग की गई होंगी। तो हालांकि ये लोग पूरी तरीके से इस बारे में सहमत नहीं हैं कि इनका प्रयोग क्या ये सही में ऐसे ही थे। ठीक है, तो धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों को, पुरातत्वविदों को ये कुछ समस्याएं थी जिनका सामना करना पड़ता था। ठीक है, फिर आती है दूसरी समस्या। दूसरी आती है मोहरों से मिली जानकारी के आधार पर। ठीक है, तो देखिए पहला है मोहरें जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृष्टि बने होते थे। यानी कि जो मोहरें मिली हैं इतिहासकारों को, पुरातत्वविदों को, उन पर कुछ शायद अनुष्ठानों के दृश्य बने हुए थे और कुछ अन्य पर जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्ण किए जाते थे। ऐसा माना जाता था यहाँ पर प्रकृति की पूजा की जाती थी, उसके संकेत मिलते थे। यानी कि मोहरों पर जो चित्र मिले हैं, जो संकेत मिले हैं, उनसे पता चलता है कि यहाँ के लोग प्रकृति से डरते थे, उसकी पूजा करते थे और यहाँ पे अनुष्ठान भी अधिक मात्रा में किए जाते थे। मोहरों पर कुछ जानवर बनाए गए थे, जैसे एक सींग वाला जानवर जिसे आम तौर पर श्रृंगी कहा जाता था। कुसज्ज मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठाया दिखाया गया है। तो इसे कभी कभी पुरुष जो भगवान होते हैं उसकी इन्होंने संज्ञा दे दी है। कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया है उसे आद्य शिव यानी कि अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवता भोलेनाथ यानी कि शिव के आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। यानी कि मोहरों पर अनुष्ठान के, ठीक है, पेड़ पौधों के और ये जो योग की मुद्रा में बैठे व्यक्ति के, आदि शिव के, जानवरों के, ये जितने भी साक्ष्य मिले हैं इसके आधार पर जो इतिहासकार हैं, जो पुरातत्वविद हैं, इसके अतीत का निर्माण करते हैं और बताते हैं कि वहाँ पे पेड़ पौधों की पूजा की जाती होती है, अधिक मात्रा में अनुष्ठान किए जाते होंगे। ठीक है, और वहाँ के जो मुख्य जो देवता रहे होंगे वो रहे होंगे हिंदू। ठीक है, यहाँ मतलब हिंदू नहीं, हिंदू धर्म के शिव। ठीक है, और उसके बाद 2 पॉइंट आपको लिखने हैं सारांश में। ठीक है, तो लास्ट में दोस्तों इस प्रश्न का हम सारांश लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण जो हैं वो इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक और तथा बाद की जो परंपराएं हैं उनमें समानताएं होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांशतः यानी कि ज़्यादातर जो पुरातत्वविद हैं वो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ रहे होते हैं, यानी कि वर्तमान से अतीत की ओर, अतीत को जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों तथा पात्रों के संबंध में युक्तिसंगत हो सकती है, यानी कि उन दोनों के बीच में सही हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीकों के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध नहीं रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का यहाँ पे सारांश लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये 2 इम्पॉर्टेंट जो 8 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप दोस्तों कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर थे वो आपको समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर देना। हम मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में अगले चैप्टर के MCQ क्वेश्चन आंसर के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।